Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैम्प स्कूल। स्टूडेंट, कल की वीडियो में मैंने आपको संज्ञा जो चैप्टर था वो मैंने आपको करवाया था, जिसके मैंने आपको दो भेद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इसी में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव, नाम से ही आपको पता चल रहा है, भाव यानी कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं जो हमारे मन मस्तिष्क में हमारे आती हैं, हम उन्हें व्यक्त करते हैं, या हमारे चेहरे पर जो भाव आते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण अथवा भाव अथवा दशा, अवस्था, भाव अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का आपको ये बोध कराया जाए या उसके गुण बताया जाए, उसकी अवस्था बताई जाए या भाव बताया जाए तो वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कहा जाए कि राम गुस्से में है, तो यहाँ पर जो गुस्सा शब्द होगा वो क्या है? गुस्सा शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी भावना है जो आपके चेहरे पे एक भाव लाती है। मोहन छोटा बच्चा है। अब जो यहाँ पर छोटा बच्चा लिखा हुआ आया है वो भाववाचक संज्ञा है। छोटा यहाँ पर छोटा बच्चा भाववाचक संज्ञा कैसे? क्योंकि छोटा बच्चा क्या होगा? आपने देखा, छोटा बच्चा चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी क्या अवस्था होगी कि वो बार बार रोएगा, वो अपने खाने या पानी के लिए वो बता नहीं सकता उसे क्या चाहिए। तो वैसे ही बुढ़ापा शब्द भी अपने आप में भाववाचक है। ये वो अवस्था होती है जिसमें मनुष्य का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, वो लाठी का सहारा लेकर चलता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, कम दिखाई देता है, भूख कम लगती है, तो ये अवस्था होती है। तो ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए स्थान के लिए, तो जैसे मैं कहूँ कि शिमला एक ठंडी जगह है, तो देखिए ठंडी व शब्द जो है यहाँ पर वो भाववाचक हो जाएगा। वैसे ठंडा अपने आप में गुणवाचक भी है, लेकिन आपको समझना होगा भाववाचक संज्ञा क्यों है। क्योंकि ये देखिए ना, बताया गया ना अवस्था कि शिमला की जो अवस्था कैसी, स्थान की अवस्था कैसी है कि वो ठंडी जगह है, वो ठंडा है। जैसे कहा जाए कि पानीपत की लड़ाई यहाँ हुई थी, मतलब किस जगह के बारे में बताया जाए, जैसे पानीपत की लड़ाई इस क्षेत्र में हुई थी, तो इस तरीके से हम आप स्थान के बारे में जो बताते हैं, क्योंकि लड़ाई शब्द जो हो जाएगा वो भी भाववाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई में एक भाव कैसे आता है आप सोचेंगे। देखिए, लड़ाई जिस समय होती है उस समय इंसान के चेहरे पे गुस्सा होता है, आपस में मार काट होती है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो इस तरीके से एक मतलब एक अवस्था बन जाती है, एक दृश्य बन जाता है, एक नज़ारा बन जाता है, या दशा बन जाती है, तो इसलिए लड़ाई भी भाववाचक होगा। ठीक है, तो आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। बुढ़ापे के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। आपस में शत्रुता त्याग दो। कमरे की चौड़ाई के हिसाब से कालीन लाना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखेंगे आप, ब्लू कलर से जिनको हाईलाइट किया गया है, बुढ़ापे, शत्रुता, चौड़ाई, स्वतंत्रता, ये चारों के चारों शब्द अपने आप में भाववाचक हैं। चौड़ाई, आप कहेंगे मैडम अब इसमें कौन सी हमें भाव पता चल रहा है? कोई चेहरे का एक्सप्रेशन तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना, ये एक अवस्था हो गई ना कि कमरे की चौड़ाई के हिसाब से लाना है। अगर कमरा जितना बड़ा है, कालीन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स कि कालीन की लंबाई और चौड़ाई हमें कमरे की अवस्था बता देगी कि कमरा कितना लंबा चौड़ा है या कमरे में कितनी जगह है। स्वतंत्रता भी अपने आप में भाव है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की आज़ादी या किसी भी जानवर की आज़ादी, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से खा सकता है, अपनी मर्ज़ी से बैठेगा, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जा सकेगा। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा।
अब हम आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि मिट्टी, सोना, तांबा आदि। देखिए बच्चों, वैसे तो आप सभी ने देखा है कि अब तक आप सभी ने सिर्फ 3 ही भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप द्रव्यवाचक संज्ञा भी पढ़ेंगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा उन पदार्थों के लिए या उन धातुओं के लिए प्रयोग की जाती हैं जो कि तरल रूप में होती हैं। आप देख सकते जैसे कि मिट्टी, सोना, तांबा, यानी कि कोई द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराए। अब देखिए पदार्थ, सोना बहुमूल्य है, संभाल कर रखो। सोना शब्द अपने आप में बहुत बहुमूल्य धातु है। अब मैं बात करूं दूध की, दूध में पानी मिलाना बुरी बात है, क्योंकि दूध क्या हो गया, द्रव्य हो गया। सोना तो एक धातु होगी, तांबा भी धातु हो गया। मिट्टी के बर्तन आजकल प्रयोग नहीं होते, तो मिट्टी एक पदार्थ है। आप सोचेंगे कि मैडम इस मिट्टी को क्यों, क्योंकि आपने देखा ना कि मिट्टी एक ऐसी वस्तु है जिससे हम दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे सोने से हम आभूषण बनाते हैं, तांबे के बर्तन भी बनते हैं, कुछ आभूषण भी बनते हैं। और जहाँ तक सवाल है दूध का, तो देखिए दूध से बहुत कुछ बनाते हैं। दूध से आप दही बना सकते हैं, दूध से आप पनीर बनाते हैं, दूध से आप मक्खन निकालते हैं। तो इसीलिए दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। फिर ये लिक्विड में है, इसमें तेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए समूह या झुंड कब होता है, देखिए ज़्यादातर झुंड किस चीज़ों का होता है, जानवरों का होता है। देखिए कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमेशा झुंड में निकलते हैं, जैसे कि हाथी होते हैं। जिस समय वो निकलते हैं वो झुंड में निकलते हैं, और एक साथ 50-60 हाथी एक साथ निकलते हैं, तो वो क्या है, उनका झुंड है। ठीक है, जैसे भेड़ें होती हैं, तो भेड़ें भी झुंड में ही चढ़ने के लिए निकलती हैं, क्योंकि ना डर रहता है कि अगर वो अकेली जाएंगी तो कहीं कोई शेर या कहीं कोई भेड़िया उन्हें खा ना जाए, तो इसलिए हमेशा वो झुंड में चलती हैं। समूह हम इंसान बनाते हैं, हम या आप समूह झुंड दोनों एक ही चीज़ पे और इशारा करते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा की अधिकता हो जाती है। यानी कि आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों की, जब ज़्यादा संख्या में, जैसे कि 10, 12, 50, 60, देखिए शादी में होता है, तो शादी में भी तो व्यक्तियों का समूह ही जाता है। 50-60 लोग तो घर के हो जाते हैं, फिर बाराती हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो क्या होता है, वो समूह हो जाता है लोगों का। ठीक है, तो अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि चाबियों का गुच्छा तो घर पर ही रह गया, सभा में भी सभी उपस्थित थे, सभा में मैं भी उपस्थित था, मेरी कक्षा में 10 बच्चे आए थे। अब देखिए कक्षा, 10, सभा और गुच्छा, ये शब्द क्या है, समूहवाचक है। 10 का तो अर्थ ही 10 चीज़ों से हो गया। अब जैसे हम कहें अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, आपने देखा है ना, केले गुच्छे में आते हैं, अंगूर भी गुच्छों में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गए, समूहवाचक हो गए। कक्षा को हम समूहवाचक क्यों मानते हैं, क्योंकि कक्षा कभी किसी एक बच्चे से नहीं बनती। कक्षा क्या होती है, जिस कक्षा के अंदर कम से कम 20, 30, 40 बच्चे या 15 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, है ना, वो कक्षा होती हैं। वैसे तो कक्षा एक कमरा होता है, लेकिन वो कक्षा कब बन जाती है, जब वहाँ कुछ बच्चे इकट्ठे होकर बैठते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, वहाँ टीचर आकर उन्हें पढ़ाता है, तो वो कक्षा बन जाती है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। अब आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क ये है कि आप सभी को लेसन 6 दोबारा से रीड करना है। ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस लेसन एंड फिल बुक वर्क ऑल्सो। आप सभी को इसका जो बुक वर्क दिया गया है बच्चों, वो बुक वर्क भी फिल करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को इसका बुक वर्क कंप्लीट करवाऊँगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।